वेलकम टू डाटा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 9 नवंबर में जो केएमसी का पेपर हुआ है, सब असिस्टेंट इंजीनियर का मैकेनिकल का, उसका एनालिसिस करेंगे। तो पहले पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन है आपका जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है इन सुपरहीटेड रीजन ऑफ द मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम में जो कांस्टेंट प्रेशर का लाइन होता है वो सुपरहीटेड जोन में उसका स्लोप क्या रहता है? ठीक है, पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमारा मोलियर डायग्राम किस किस मोलियर चार्ट जो डायग्राम आता है वो किस किस के कौन कौन सा पैरामीटर के अंदर बनाया जाता है। ये ग्राफ ये आपका एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका ग्राफ कैसे आता है? इसका ग्राफ कैसे होता है? ऐसे होगी ऐसे। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट तक सेम जाएगा। ठीक है, फिर से ये नीचे गिरेगा, तो ये हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट प्रेशर का लाइन है वो कैसे रहता है? ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है। और कांस्टेंट टेम्परेचर का लाइन आपका ऐसे रहता है, यहाँ से स्ट्रेट जाएगा, यहाँ से स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये है आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो ये क्रिटिकल जो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन हो गया, ये वाला लाइन ये है क्या? सैचुरेटेड आपका लिक्विड लाइन, और ये वाला जो लाइन है ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो वेपर फिर ये क्रिटिकल पॉइंट का ऊपर मतलब इस तरफ जो भी जोन है वो आपका सुपरहीटेड जोन है। क्यों? ये है आपका सैचुरेटेड लाइन। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो इसके ऊपर जो रहेगा वो आपका सुपर हीटेड जोन में। तो ये इसका ये है आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका जो स्लोप है यहाँ पर, ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। इसी के बारे में आप लोगों को पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कांस्टेंट जो प्रेशर लाइन है वो उसका स्लोप मोलियर चार्ट डायग्राम में जो सुपर हीटेड रीजन में पॉजिटिव स्लोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेंट साइकिल है वो कौन सा साइकिल में काम करता है, मतलब ऑपरेट कौन सा साइकिल में होता है? ये आप रिवर्स रैंकिंग साइकिल में होता है। जैसे रहता है ना, पहले कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, देन एक्सपेंशन वाल्व, देन इवेपोरेटर, देन कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फ्लाईव्हील से मैथ आया है। मैथ इसी मतलब इसी क्वेश्चन पेपर में मैथ बहुत सारा मैथ आया है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन पेपर हार्ड थोड़ा है प्रीवियस क्वेश्चन से, क्योंकि प्रीवियस में एकदम डीएस कुमार से छप छप के केएमसी वाला क्वेश्चन दे देता था, लेकिन इस बार नहीं है। तो ये फ्लाईव्हील का जो मैथ है, फ्लाईव्हील का मैथ, ये फ्लाईव्हील मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया गया है, और आपका फ्लक्चुएट बाय द फ्लक्चुएशन स्पीड दे देंगे, कितना 30 आरपीएम का फ्लक्चुएशन स्पीड है। ठीक है, और जो फ्लक्चुएट एनर्जी है वो आपका दे देंगे। तो हम लोगों को पता है फ्लक्चुएट एनर्जी इसका एक फॉर्मूला हम लोगों को पता था। फ्लक्चुएट एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू इसका एंगुलर स्पीड आई ओमेगा डिवाइडेड बाय इसका जो एंगुलर स्पीड का जो फ्लक्चुएशन होता था उसका इनटू द फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? फ्लक्चुएट देखिए ये दे दिया गया है, ये है आपका फ्लक्चुएटिंग एनर्जी दे दिया गया है, और इनर्शिया ये भी है। और यहाँ पर जो फ्लक्चुएट है आरपीएम आरपीएम दे देगा, मतलब एन का वैल्यू दे देगा, है ना। तो एन इजिकल टू हम लोग ओमेगा इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 एन डिवाइडेड बाय 60 ये दे दिया गया है। तो हम लोगों को एन का वैल्यू दे देगा। तो ओमेगा 1 निकालने के लिए हम लोग क्या करें? फिर हम लोग डेल्टा ओमेगा निकाल देते हैं ना। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू तो 30 दे देगा, का वैल्यू 30 दे दिया गया है। मतलब n1 माइनस n2 इजिकल टू 30 क्या है? फ्लक्चुएट बाय 30 आरपीएम, मतलब n1 माइनस n2 का वैल्यू दे देगा। तो हम लोग डायरेक्ट एंगुलर स्पीड का फ्लक्चुएशन निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? ये आपका हो गया 2 इंटू 5 इंटू ए हो गया n1 माइनस n2 ब्रैकेट में, क्योंकि हम लोग डेल्टा ओमेगा निकाल रहे हैं, मतलब इसको हम लोग डब्ल्यू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को हम लोग डेल्टा ओमेगा लिखा है। ठीक है, इंटू 30 डिवाइडेड बाय 60। तो ये क्या होगा? 32 मतलब पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, पाई रेडियन पर सेकंड। ये क्या आ गया आपका? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 आ गया। फिर हमारा पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हम लोगों को ये एनर्जी क्या है? फ्लक्चुएट एनर्जी दे दिया गया है, क्या है? 1936 डिवाइडेड बाय ये वाला हम लोगों को अभी मिल गया कितना मिला? पाई, मतलब 3.14 है ना। और क्या हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.81। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? ओमेगा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? मीन स्पीड, मतलब एन के बारे में पूछा है। ठीक है, ये आपका आएगा ओमेगा, कुछ इसका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका ओमेगा। ठीक है, जब हम लोगों को ओमेगा मिल जाएगा तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग? 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60। तो ये जो ओमेगा का वैल्यू है वहां पर इसको बिठाएंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई से डिवाइडेड करेंगे। तो अगर करेंगे तो ये लगभग हम लोग मैंने कैलकुलेट करके देखा था, ये 600 आ रहा था। ठीक है, तो आपका ये वाला आंसर हो गया 600। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका टेलर टू लाइफ इक्वेशन। तो टेलर टू लाइफ इक्वेशन यहाँ पर ये किया हुआ है। तो v t टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम लोगों को पता है, ये टेलर एक्सपेरिमेंट है। तो ये क्या है आपका? ये जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो आपका जो लाइफ है वहाँ उसके साथ डायरेक्टली सॉरी इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, टू द पावर n का। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल टू रूट ओवर t2/2। ये रूट क्यों लिया? यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 0.5। ये देखिए एक्सपोनेंट इसका जो कांस्टेंट n का वैल्यू यहाँ पर 0.5 दे। तो 0.5 मतलब क्या है? रूट, है ना। 0.5 मतलब हाफ। तो समथिंग टू द पावर हाफ मींस रूट। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया? v1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो v1 इज इक्वल टू v1 बाय v2 इज इक्वल टू t2/t1, मतलब पूरा हम लोग रूट के अंदर ले लिया। तो अब क्या बोला गया है? अब बोला गया कटिंग स्पीड इज रिड्यूस 50%। अच्छा, कटिंग स्पीड इज रिड्यूस बाय 50%। तो कटिंग स्पीड अगर 50% रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा? तो पहले हमारा स्पीड क्या था? v1, अब स्पीड हम लोग रिड्यूस कर दे रहे हैं 50%, मतलब हाफ कर दे रहे हैं v1 बाय 2। तो हमारा टू लाइफ में कितना चेंज होगा? तो t1 बाय t2 इधर जैसे रहना है ऐसे रहने दो। तो ये v1 अब डिवाइडेड हो, तो 2 ऊपर चला गया ना। तो क्या होगा? रूट ओवर t1 बाय t2 इज इक्वल टू 2। तो बोथ साइड अगर हम लोग रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इस स्क्वायर के साथ ये रूट कट जाएगा, तो क्या होगा? t2/t1 इज इक्वल टू 4। तो हम लोगों को क्या पूछा गया? न्यू टू लाइफ, मतलब t2 के बारे में पूछा गया। तो न्यू टू लाइफ क्या है? ये इसको इधर मल्टीपल करेंगे तो 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, t2 इज इक्वल टू 4 इंटू t1। तो आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका अच्छा, ये डायरेक्ट स्ट्रेस आपका एक डायरेक्ट स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दिया हुआ है। तो इसका हम लोगों को फार्मूला टोटल पता है क्या है? ये अगर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस बोला है, मैक्सिमम मतलब ये प्लस होगा। ठीक है, मिनिमम बोलता है तो ये माइनस होता है। एक ही साथ पूरा जो फार्मूला है पूरा एक ही रहता है। तो हाफ इंटू यहाँ पर क्या देखिए? टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? ये सिग्मा एक्स देख के हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मोमेंट ले लेंगे, लेकिन ये सिग्मा एक्स प्लस ऐसे करके हम लोग प्लस 4 इंटू टाउ मैक्स। ठीक है, ये है आपका ओरिजिनल फार्मूला। ठीक है,
तो क्या होगा, तो हम लोग को सिग्मा एक्स मतलब टेंसाइल टेस्ट का सिग्मा का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। तो क्या है, सिग्मा का वैल्यू है आपका 300, तो यहाँ पर क्या रखा है 300 हाफ इंटू 300, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये तो आपको अगर आप ये मशीन डिजाइन पढ़ेंगे तो ये हार्ड मतलब बहुत ऐसे 3-4 फॉर्मूला है, ठीक है। मेन फॉर्मूला है ये हाफ इंटू, ये सिग्मा एक्स नहीं है, सिग्मा ही है, क्योंकि यहाँ पर एक ही टेंसाइल वी एक्सेल स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। सिंपल टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस बोला, अगर दोनों तरफ लगता तो ये हम लोग एक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस कितना दिया गया है, 300, तो क्या होगा हाफ इंटू 300 प्लस ये इसके रूट ओवर के अंदर में एम स्क्वायर, मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब सिग्मा एक्स का स्क्वायर, तो उनको वैल्यू क्या है 300, तो 300 का स्क्वायर, ठीक है, 300 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू टाउ मैक्स, मतलब क्या है, ये शियर स्ट्रेस का वैल्यू पूछा है, ठीक है। शियर स्ट्रेस क्या है 200, 200 इंटू 200 का स्क्वायर, तो आपका ये वाला क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 9000 प्लस ये आपका हो गया टोटल 16 1 2 3 4, तो ये टोटल हो गया आपका रूट ओवर ऑफ 25 4 टाइम्स 0, है ना। तो इसको अगर रूट के अंदर से हम लोग बाहर बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 टाइम्स 0, ठीक है। रूट के अंदर आने से ये दो 500 हो जाएगा, तो 500 यहाँ पर क्या था प्लस 300, ये सिग्मा इसका वैल्यू था, तो 500 प्लस 300, ये हाफ बाहर है तो बाहर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 400 मेगापास्कल। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 6 वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 वाला क्वेश्चन का आंसर है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, ये आपका होगा फिश सेंटर की, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका व्हील, व्हील ये क्या है, जो हम लोग ये करते हैं ना उसके, तो हम लोगों को पता है क्या, फर्स्ट फर्स्ट स्टैंड में फलक्रम जो है तो वो बीच में रहता है, ठीक है। लोड और एफोर्ट के बीच में रहता है। सेकंड क्लास में क्या रहता है, लोड आपका बीच में रहता है, आपका फलक्रम और एफोर्ट के बीच में, ठीक है। सॉरी, लोड और एफोर्ट का, सॉरी, फलक्रम और एफोर्ट के बीच में लोड रहता है, और थर्ड थर्ड में क्या रहता है, एफर्ट आपका बीच में रहता है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग जैसे हम लोग ऐसे खींचते हैं ना तीर को, तो वो कैसे होता है, लोड हम लोग कहाँ पर दे रहे हैं, बीच में, तो बीच में लोड कौन सा क्लास के लिए आ रहा है, सेकंड क्लास के लिए, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन द मॉड्यूल एंड सर्कुलर। सर्कुलर पिच को हम लोग कैसे लिखते हैं, सर्कुलर पिच को हम लोग लिखते हैं पाई डी, सॉरी पाई डी बाई टी, और मॉड्यूल को क्या कैसे लिखते हैं, मॉड्यूल होता है डी बाई टी। तो ये वाला जो डी बाई टी है, तो ये हो गया आपका एम, तो हम लोग सीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं पाई एम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन, सर्कुलर पिच इज इक्वल टू आपका पाई इंटू एम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में क्या बोला गया है, मुझे जो फ्री मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, अच्छा मैक्सिमम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑलवेज लोड, हम लोगों को डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू एल क्यू बाई सी ई आई, ये किसके लिए फॉर्मूला था आपका, अगर आपका पॉइंट लोड होगा तो कैंटिलीवर बीम होगा, तो ये क्या है, ये डिफ्लेक्शन इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लोड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या बोल रहे हैं, देखिए लोड अगर डबल हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन भी डबल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल बेल ड्राइव इज प्रेफरेबल टू है, मतलब हॉरिजॉन्टल बेल ड्राइव में क्या रहने से अच्छा होगा, ठीक है। क्या रहने से, टाइट साइड, टाइट ऑन द टॉप साइड, ऐसा तो कोई, हाँ ठीक है, ये स्लैक साइड को अगर आप टॉप में रखेंगे तो फायदा हो सकता है, क्योंकि ये देखिए हम लोग जो एंगल ऑफ रैपिंग लेते हैं ना, वो छोटा वाला पुली के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपका ये यहाँ पर स्लैग रहेगा ना, थोड़ा मतलब डाउन रहेगा, तो क्या होगा, इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर बढ़ेगा तो हमारा की बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो इसके लिए हम लोगों को और भी ज्यादा पावर, हम लोग ज्यादा अच्छे से पावर ट्रांसमिट करेंगे। तो क्या है, स्लैक साइड अगर टॉप में रहेगा तो अच्छा होगा, ठीक है। तो 10 का क्वेश्चन हो गया आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटिंग टूल का नोमेनक्लेचर दे दिया गया है, ठीक है। तो इसका आपका पूछा है क्या, साइड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, तो साइड कटिंग एंगल आप ऐसे याद कर सकते हैं, आरसीसी। आरसीसी मतलब क्या, देखिए पहले इसके इसको याद रखने का एक ट्रिक्स होगी, जितना भी और इवेंट डिजिट है, मतलब ये यहाँ पर जितना भी इवेंट है ना, जैसे ये मान लीजिए ये 2 ये 3 ऐसे 7 रहता है ना, 4 5 6 7, ये आपका नोज रेडियस होता है लास्ट वाला। तो ये ट्रिक क्या है, ट्रिक है आपका याद रखने का, जो इवन पोजीशन में है, मतलब जो 2 है, जो 4 है, जो 6 है, ये वाला एंगल ऑलवेज साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब इवन होगा तो कुछ साइड होगा, साइड रैक एंगल हो सकता है, साइड एयर हो सकता है, साइड आपका कटिंग एज एंगल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इवन पोजीशन में आ गया तो साइड को इंडिकेट करेगा, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आरसीसी मतलब क्या, ये फिर देखो 2 ट्रिक याद रखोगे तो पूरा पूरा के पूरा याद रह जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला आपका है नोज रेडियस, ठीक है। और साइड आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्या इवन वाला ऑलवेज साइड को रिप्रेजेंट करता है। आरसीसी मतलब क्या, आर मतलब रैक एंगल है आपका, ये है आपका क्लियरेंस एंगल, और ये है आपका कटिंग एंगल। तो यहाँ पर क्या देखिए, क्या बोला है, साइड कटिंग एंगल, साइड मतलब क्या रहेगा, इवन में रहेगा, लास्ट में कटिंग एज एंगल कहाँ पर आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। तो कटिंग एंगल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15, साइड कटिंग एंगल, ये आपका इवन 6 में जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप देखिए, ये मेरा ट्रिक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे याद रखने के, मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। तो हम लोग कभी अगर एग्जाम हॉल में जाके भी थोड़ा बहुत मतलब डाउट फील होगा तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आसानी हो जाती है, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज हम लोग एग्जाम में गलती करके आते हैं, तो वो गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में नो कोर यूज, कोई कोर यूज नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका द बियरिंग इज डिजाइन, अच्छा 205, तो इसका मीनिंग क्या है, देखिए ये जो इसका ये फर्स्ट वाला डिजिट इंडिकेट करता है क्या है, एक्स्ट्रा लाइट है या मीडियम है या हेवी है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइट क्या है, या 100 के अंदर जो भी आता है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइट है, ठीक है। लाइट सीरीज कौन सा है, 200 के अंदर जितना भी आता है वो आपका लाइट बियरिंग है, और आपका मीडियम कौन सा है, जो 300 के अंदर में आता है, और हेवी आप 400 के अंदर में जो आता है। तो यहाँ पे क्या है 200 मतलब, ठीक है। और कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर पहला वाला आपका डिजिट का मीनिंग पता रहेगा तब भी आप ये वाला आंसर कर सकते थे। तो क्या है, ये आपका लाइट सीरीज एक्स्ट्रा लाइट और ठीक है, लाइट कितना 200, तो ये दो मतलब कि 205, तो दो पहला वाला ये 200 के अंदर में है, तो इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये लाइट सीरीज का है। और ये जो आपका बोर्ड डायमीटर का है, ये जो लास्ट वाला डिजिट आता है, इसको से मल्टीप्लाई करो जो आएगा, कोई आप बोर्ड का साइज
इंडिकेट करता है, ठीक है। तो कैसे, जैसे हम लोग अगर अगर कोई पूछेगा कि 305 का क्या है, तो 305 का क्या है, ये 300 के अंदर में आता है, तो क्या है, मीडियम सीरीज का है, ठीक है, ये मीडियम सीरीज का है। और 05 मतलब क्या, 05 सॉरी 05 इंटू 5, तो आपका कितना आ गया 25। तो इसका बोर का जो डायमीटर है वो है आपका 25 mm। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, लाइट सीरीज विद बोर 25 mm। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंफर्ट कंडीशन, कंफर्ट कंडीशन ऑफ द एयर कंडीशन, ये तो मतलब हम लोग बहुत ही आसान है, ठीक है, 25 डिग्री ड्राइवर टेम्परेचर और 15% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम एनी कन्वेंशनल चेंजेस द एंट्रोपी वुड बी। अच्छा, ये क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर कोई कोई भी सिस्टम कौन सा टाइम में, पहले हम लोग पहले समझ लेते हैं एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी मतलब रेंडमनेस ऑफ द आपका रेंडमनेस ऑफ द फ्लूइड, मतलब कि अगर आपका कुछ है, इसका कितना रेंडमली है, ठीक है, इसको हम लोग एंट्रोपी देके मतलब डिनोट करते हैं, उसका जो मॉलिक्यूल है उसका रेंडमनेस कितना है। अगर इक्विलिब्रियम है मतलब क्या, उसका रेंडमनेस फुल हो चुका है, ठीक है, मैक्सिमम हो चुका है, और वो नहीं जा पाएगा, इसलिए तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, ठीक है। अगर वहां पर हम लोग कुछ एनर्जी का एंट्रोपी का चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, कुछ एनर्जी हम लोग उसके ऊपर चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वो कम हो जाएगा ना, एंट्रोपी कम होगा तब भी तो हम लोग एनर्जी को रिलीज करेंगे, तो हम उसके साथ हमारा ये जो आपका एंट्रोपी है वो भी आपका चेंज होगा। तो ये अगर इक्विलिब्रियम से रह के अगर हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इक्विलिब्रियम मैक्सिमम स्टेट में था, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको छेड़छाड़ करेंगे तो कम होने का कोशिश करेंगे, मतलब एंट्रोपी कम होने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग, मतलब ये था जो आपका कितना था 15 वाला, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग द बियरिंग प्रेशर एक्टिंग इज परपेंडिकुलर टू द, अच्छा परपेंडिकुलर टू द सेट, परपेंडिकुलर ऑफ द सब किसके, कौन सा बियरिंग काम करता है, जर्नल बियरिंग। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल असेंबली ऑफ द पुली की एंड द सीट तो इसमें क्या था, हम लोग को पता है क्या कि हम लोग कुछ यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्टिंग एक्चुअल साइज एंड द करस्पॉन्डिंग साइज ऑफ द बेसिक साइज, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेविएशन। टॉलरेंस क्या है, दो आपका क्या बोले, दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो होता है टॉलरेंस। तो इसका आंसर हो गया आपका डेविएशन। नेक्स्ट क्या है, द क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन जीरो, क्रिटिकल पॉइंट में कोई लेटेंट हीट नहीं आता। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर थ्रेड स्क्रू हैव द फ्रिक्शन एंगल 60 डिग्री हैविंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन द स्क्रू हेलिक्स एंगल हम लोग कैसे निकलते हैं, यही आपका फॉर्मूला है पाई/4 माइनस आपका फ्रिक्शन एंगल बाय 2। तो यहाँ पर पाई/4 मतलब क्या है, आपका 45 डिग्री आ जाएगा इनटू आपका क्या बोला है 60 डिग्री, आपका फ्रिक्शन एंगल फाई का वैल्यू 60 मतलब 60/2 आ गया 30, ठीक है। तो 30 45 माइनस 30 मींस 15 डिग्री, इसका आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द गियर ट्रेन इज यूज्ड टू यूज्ड इन टू द डाउन फीड मैकेनिज्म डाउन, ये आप देखिए जो भी पिलर ड्रिल मशीन होता है उसको अप एंड डाउन करने के लिए हम लोग रैक एंड पिनियन का यूज करते हैं। तो ये इसका हो गया आपका ऑप्शन आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मेड ऑफ इज नॉट मेड ऑफ, ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग, ये ट्यूब ट्यूब हम लोग इंजेक्शन मोल्डिंग से नहीं यूज करते हैं, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका फॉर ए गिवन मटेरियल ई क्या बोला है, इलास्टिक मॉड्यूलस एंड जी इज इक्वल टू शियर मॉड्यूलस ई इज इक्वल टू 2g एंड देन द बल्क मॉड्यूलस के विल बी गिवन। अच्छा, इसका हम लोगों को फार्मूला पता है, ई इज इक्वल टू 2g इज इक्वल टू 1 प्लस 1/m, 1/m को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइसन रेशियो इज इक्वल टू 3k इनटू 1 माइनस 2/m, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ये जो ई और 2g सेम है तो मतलब ये आपका क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दो इसको हम लोग अभी छोड़ दिया गया, ये दो लेके हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1/m इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/m इज इक्वल टू 1, तो 1 1 कट जाएगा, मतलब 1/m म्यू इज इक्वल टू आपका हो गया 0, इधर आएगा तो माइनस आगे आएगा ना, 1 - 1 इक्वल टू 0, तो आपका 1/m इक्वल टू आपका आ गया 0। अब ये वाला तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो ऑप्शन है, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस मतलब k का वैल्यू निकलने के लिए दिया है और ऑप्शन ई देके है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ से e इक्वल टू 3k इनटू 1 - 2m, तो यहाँ पर क्या है e इक्वल टू 3k, ये वाला पोर्शन 1 - 2m, तो 1/m इक्वल टू 0, तो मतलब 2/0, ये आपका 0 आ गया, 1 - 0 इक्वल टू 1, तो e इक्वल टू 3k, यहाँ से आ गया ना, e इक्वल टू 3k, तो यहाँ पर क्या k इक्वल टू क्या है e/3, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्या है, मुझे इन इंक्रीजिंग द फीन इफेक्टिवनेस इज कॉज्ड बाय द हाई वैल्यू। अच्छा, इफेक्टिवनेस फीन का इफेक्टिवनेस क्या है, देखिए अगर किसी से कोई भी सरफेस पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, अगर कोई भी सरफेस पे हीट ट्रांसफर हो रहा है तो क्या है, अगर हम लोगों ने फीन यूज किया है, ठीक है, उस टाइम की क्यू कितना है और आपका विदाउट फीन में कितना है, ठीक है, यही है आपका, ये दोनों का रेशियो है इफेक्टिवनेस। तो इसका जो फॉर्मूला आता है इफेक्टिवनेस का क्या है, ये इसका फॉर्मूला आता है आपका के पी बाई एच, ये मतलब कि थर्मल कंडक्टिविटी, इसका है पेरीमीटर, एच है आपका कन्वेक्शन आपका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और ये है आपका सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर क्या बोला गया मुझे, एंड इंक्रीजिंग इन द फीन इफेक्टिवनेस कॉज बाय द हाई वैल्यू, ठीक है, मतलब हमको लोगों को किसका हाई वैल्यू रहेगा तो हम लोगों को फीन का इफेक्टिवनेस हम लोग ज्यादा कर सकते हैं, जैसे के का वैल्यू आपको ज्यादा चाहिए तो आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। तो ये के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब दो रहेगा, कोई भी ऑप्शन में दो रहेगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दो है, देखिए इसमें बी में है और आपका डी में है, ठीक है। तो सी सी क्या है, सेक्शनल एरिया, लेकिन सेक्शनल एरिया हमारा अगर ज्यादा रहेगा तो इफेक्टिवनेस हमारा कम हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, तो ये वाला नहीं होगा, क्या बोलते हैं आपका बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है डी, डी में क्या है 2 और 4, 4 क्या है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस के साथ तो कोई सरकमफेरेंस बढ़ेगा तो आपका ये जो इसके साथ भी कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये आपका बी भी हो सकता है डी भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन और भी रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है, बी भी हो सकता है डी भी हो सकता है, ठीक है, दो तो पक्का, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी तो ज्यादा होना चाहिए चाहिए, ठीक है।
ठीक है, ये बाद में देखेंगे, ये बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर ये बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, कोई एक। ठीक है, इसके लिए थोड़ा और भी रिसर्च करना पड़ेगा कि इसी फॉर्मूला से नहीं आ रहा है। सेक्शनल एरिया तो अगर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस के साथ तो कुछ रिलेशन इसका नहीं है। ठीक, देखते हैं बाद में इसका। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ द नैनो कंपोजिट मटेरियल। ये नैनो कंपोजिट जो मटेरियल होता है इसका आपका एडवांटेज क्या है? ठीक है, इसका एडवांटेज है डिक्रीजिंग द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ओके, छोटा होगा तो आपका थर्मल एक्सपेंशन ये छोटा छोटा मटेरियल का कम होता है। हाई रेसिडुअल स्ट्रेस, रेसिडुअल स्ट्रेस मतलब क्या, जैसे हम लोग बाहर से कोई फोर्स हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ट्रैप होकर रहेगा, मतलब वो स्टोर उस वाला स्ट्रेस उसके अंदर में ऑलरेडी है, उसको बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल स्ट्रेस। तो ये तो एडवांटेज कभी नहीं हो सकता, कोई भी आपका मटेरियल के अंदर कोई भी रेसिडुअल स्ट्रेस रहेगा, ठीक है, तो वो तो अच्छा नहीं है ना, तो वो कभी भी हम लोगों को एडवांटेज के रूप में नहीं देखेगा, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है रिड्यूस द गैस परमिबिलिटी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अगर नैनो मतलब छोटा छोटा रहेगा ना कंपोजिट, तो क्या उसके ऊपर हम लोगों को जो परमिबिलिटी रहेगा वो आपका इतना क्या बोलते हैं कम रहेगा। ठीक है, तो क्या करेगा वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, एडवांटेज है। और इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट रेजिस्टेंस। हाँ, क्या बोले, इंक्रीज द सॉल्वेंट रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग द सॉल्वेंट रेजिस्टेंस। इसके क्लियरिटी नहीं है, लेकिन एक और तीन कंफर्म है, एक और तीन किसी में भी है ऐसा जो एक और तीन इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए, दो तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, क्या ये देखिए हम लोगों को दो पता है, लेकिन तभी हम लोग आंसर कर सकते हैं, क्योंकि दो हमारा नहीं होगा। ठीक है, जिसमें जिसमें दो है उसको क्रॉस कर दो, इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्या है, द स्पेरिकल ड्रॉप मोल्टेन रेडियस एटोमीटर फाउंड फाउंड इन सॉलिडिफाइड। अच्छा, ये कास्टिंग का है, क्या बोल रहा है, ये कोई स्पेरिकल ड्रॉप है। ठीक है, उसको हम लोग उसका जो रेडियस है वो आपका 3 mm है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको सॉलिडिफाई होने में इसका 10 सेकंड लग रहे हैं। सेम अगर एक सिमिलर आपका क्या बोलते हैं स्पेरिकल ड्रॉप है जिसका रेडियस है 6 mm, तो इसका सॉलिडिफाई होने में कितना टाइम है? तो हम लोगों को पता है, जैसे कास्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, ये कास्टिंग सॉलिडिफाई होने का टाइम क्या है, ये आपका वॉल्यूम का स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना भी वॉल्यूम बड़ा होगा उसका स्क्वायर के हिसाब से उतना ज्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है आपका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल मतलब सरफेस एरिया, सॉरी सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो क्या वो ताड़ाताड़ी सूखेगा। ठीक है, तो वो उसके लिए इसके साथ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो क्या यहाँ पर स्फेरिकल बोल रहे हैं, स्फेरिकल होगा तो इसका वॉल्यूम क्या है, स्फेरिकल 4/3 स्क्वायर क्यूब, और इसका सरफेस एरिया क्या है 4 बाय आपका आर स्क्वायर। ये हो गया। तो ये देखिए, ये तो ये हम लोग एक स्क्वायर के लिए निकल रहे हैं ना, मतलब R1 निकल रहे हैं ना, सॉरी ये आपका क्या निकल रहा है, T1 निकल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसका आपका रेशियो देखेंगे तो ये मान लीजिए ये कांस्टेंट है, दूसरे सभी में रहेगा, तो ये एक आर पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या पड़ा, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आर। ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, यहाँ से, क्योंकि देखिए ये 4/3 पाई आर क्यू करेंगे, और दूसरा जब बॉल लेंगे उसमें भी तो 4/3 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, तो वो क्रॉस हो जाएगा, मतलब क्या उनके ऊपर डिपेंडेबल। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो यहाँ पर ठीक है T1/T2, मतलब ये पहला वाला बॉल के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है विद स्क्वायर, स्क्वायर के साथ क्यों होगा 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या मिला, ये भी यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकला, वी बाय आई, सॉरी वी बाय ए निकला ना, तो इसको पूरा तो स्क्वायर है, फॉर्मूला क्या है, वी बाय ए का स्क्वायर। ठीक है, मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर और सरफेस एरिया का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, T1/T2 इज इक्वल टू ये R1/R2। तो ये आपका क्या होगा, T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, T1 T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू R1/R2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा आपका, इसको हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोगों को क्या क्या है, देखिए ये पहला वाला रेडियस R1 दे दिया गया है, ये 3, तो ये 3/6 इसका स्क्वायर है। तो मतलब क्या हो गया, ये आप स्क्वायर मतलब 1/4 है ना। T1/T2, T1 दे दिया गया है, T1 कितना है 10, तो क्या होगा आपका यहाँ पर अगर 10/T2, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो T2 इज इक्वल टू 40। तो हमारा डी आंसर है। ठीक है, 40 सेकंड आ गया। मैक्सिमम सरफेस हार्डनेस अटेन्ड बाय द नाइट्रेटिंग, जो भी जितना भी आपका हार्डनेस मतलब ड्रिलिंग प्रोसेस होता है उसी नाइट्रेटिंग में सबसे ज्यादा हार्ड मतलब हार्डनेस हम लोगों को मिलता है। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ द रोलिंग ऑन द स्ट्रेट सरफेस, कोई भी व्हील अगर स्ट्रेट सरफेस में रोल करता है तो क्या वहां पर जो जिस पॉइंट में टच करता है वहां पर उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लोअर पेयर। अच्छा, देखिए हायर पेयर कौन कौन सा होता है, लोअर पेयर कौन कौन सा, जो सरफेस कांटेक्ट रहता है। ठीक है, सरफेस कांटेक्ट होता है आपका लोअर पेयर, और हायर पेयर क्या होता है, पॉइंट कांटेक्ट जो रहता है। ठीक है, वो आपका हो गया आपका सॉरी सरफेस कांटेक्ट जो रहता है वो हो गया आपका हायर पेयर। ठीक है, लोअर पेयर कौन सा, पॉइंट या आपका लाइन कांटेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आपका सरफेस कांटेक्ट रहेगा तो हायर पेयर होगा। और क्या है, पार्टली आपका टर्निंग और आपका पार्टली स्लाइडिंग होगा। ठीक है, पार्टली आपका अगर टर्निंग है और पार्टली आपका स्लाइडिंग है, ठीक है, तभी आपका हायर पेयर होगा। जैसे क्या मैंने फॉलोअर क्या है, ये पार्टली स्लाइडिंग पार्टली आपका टर्निंग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका हायर पेयर। नेक्स्ट क्या है, बियरिंग, बियरिंग में सरफेस कंडक्ट रहता है, तो ये है आपका लोअर पेयर। ये एग्जांपल मिल गया लोअर पेयर का। एक और देखते हैं क्या है, ये नट एंड स्क्रू, ये स्क्रू पेयर है। ठीक है, फिर ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट क्या है आपका बेल रोप, ये भी पार्टली टर्निंग पार्टली आपका स्लाइडिंग है, तो ये भी हो गया क्या बोलते हैं हायर पेयर। तो लोअर पेयर का कौन कौन होगा, बियरिंग। तो ये आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑन द लेडर रेजिस्टिंग ऑन लेडर रेजिस्टिंग इन द स्मूथ वॉल एंड द वर्टिकल। तो ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऐसा एक आपका वॉल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका कौन सा लिंग रफ वर्टिकल वॉल, ये है आपका रफ वॉल।
ठीक है, ये रफ वाला और ये स्मूथ है, ऐसे एक लेडर है, ठीक है, ये अगर खींचेगा तो कैसे जाएगा, ये नेक्स्ट पोजीशन में कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये तो स्मूथ है, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं काम करेगा, तो क्या है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये फ्रिक्शन उल्टा तरफ काम करते हैं हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा इन द अपर एंड, मतलब ये वाला पोर्शन में काम करेगा, ये वाला पोर्शन में भी अगर रफ होता तो क्या कैसे काम करते हैं, ये वाला ऐसे मतलब ऐसे मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन आपका इस तरफ काम करता है, लेकिन ये क्या है स्मूथ बोल दिया गया है ना, ग्राउंड इज स्मूथ, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, तो क्या इसका ऑप्शन हो गया आपका अपवर्ड एंड इट्स अपर एंड। नेक्स्ट क्या गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस एंड हाइट विद रिस्पेक्ट टू बेस, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट का विद रिस्पेक्ट विद देयर बेस, मतलब बेस के हिसाब से आपका देखना पड़ेगा, जैसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आप अगर देखेंगे रेक्टेंगल का आपका बेस के, देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं वो पहले हम लोगों को पहले पता है, जो रेक्टेंगल है उसका आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सीधी होता है वो क्या है 1/12 इंटू बी डी क्यू, है ना, अगर हम लोग ये डी बी डी कैसे लिखते हैं, बी डी हम लोग इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा उसके साथ क्यू, ठीक है, ये आपका अबाउट द सीजी, अगर किसी का बेस के लिए बोले कोई भी अगर आपका जियोमेट्री दे दे, तो अगर उसका बेस के हिसाब से बोलेंगे तो उसका कितना बाहु है, मतलब कितना आपका उसका बाहु है उसको देके मल्टीपल कर देना, तब आ जाएगा आंसर, तो क्या है रेक्टेंगल का अगर क्या है 1/50, तो इसका कितना आपका साइड है 4 साइड है, तो अगर मल्टीपल कर दिया, फिर अब आपका ट्रायंगल का क्या है हमारा बी एच क्यू बाई 36, ये है आपका अबाउट द सीजी, लेकिन ट्रायंगल का कितना साइड है 3, तो 3 देके हम लोग मल्टीपल कर देंगे, तो ये क्या हो गया आपका, स्मॉल में लिखता हूँ इसको, ठीक है, पहले कैपिटल में लिख दिया था, तो बी डी क्यू बाई 3, और ये आपका आ गया ट्रायंगल का कितना आ गया, ये आपका रेक्टेंगल, और ये है आपका ट्रायंगल का, ठीक है, तो ट्रायंगल का कितना आ जाएगा बी एच क्यू बाई आपका 12, लेकिन बोला गया है क्या बेस हाइट सब कुछ सेम है, ठीक है, रेक्टेंगल का और ये का, तो मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये भी बी डी टू दी ये बी टू दी पावर 4 या बी टू दी पावर 4 दोनों आ सकते हैं, तो हम लोग को इसका पेरीमीटर के लिए कोई लेना देना नहीं है, तो क्या होगा आपका जो आपका अगर इसको डिवाइड मतलब रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर 12 ऊपर चला जाएगा, ये बी डी क्यू क्रॉस हो गया तो 12/3, ये हो गया आपका ऑप्शन, तो ये क्या होगा 4, मतलब 4:1 4:1 कहाँ पर है ऑप्शन सी, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल और सॉरी रेक्टेंगल और ट्रायंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 4:1। नेक्स्ट क्या है बोलते हैं, ए मिड पॉइंट रिजिड लिंक मैकेनिज्म मूव विद एंड ट्रांसलेटिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो जो फ्रॉम रेस्ट मतलब पहले रेस्ट में था, द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए का वैल्यू दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द डिस्टेंस कवर द मिड पॉइंट इज 5, मतलब वो बोल रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 सेकंड, तो हम लोगों को पता है, ठीक है, हम लोग ये स्ट्रेट लाइन जैसे हम लोग एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर यू क्या है, यू है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है, ये है आपका एक्सीलरेशन, ठीक है, और टी है टाइम, तो इस मतलब क्या बोला है 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो यू क्या है आपका पहले क्या था, पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या था रेस्ट में था, मतलब क्या 0, तो ये वाला यू यू मतलब यू का वैल्यू 0 है, टी का वैल्यू जो भी आएगा उसके साथ 5 आएगा तभी 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर एक्सीलरेशन आपको दे दिया गया है 5, ठीक है, एक्सीलरेशन दे दिया गया है 5 और टी स्क्वायर टी टाइम कितना है 5 सेकंड मतलब 5 स्क्वायर, तो कितना हो गया 125/2 मतलब 62/5, तो आपका ऑप्शन हो गया डी, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है sensible heat factor for the psychometric process, the sensible heat factor added is sensible heat is added is 30 किलोजूल पर सेकंड एंड द लेटेंट हीट मतलब लीन द लेटेंट हीट इज 20 किलोजूल पर, तो सेंसिबल हीट तो हम लोग को क्या जो भी सेंसिबल हीट फैक्टर को निकालने का फॉर्मूला क्या था, तो सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट, सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय टोटल हीट, तो टोटल हीट में क्या आता है, टोटल हीट में आता है आपका सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, तो यहाँ पर सेंसिबल हीट कितना है 30, आपका टोटल हीट कितना हो जाएगा सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, तो सेंसिबल हीट है आपका 30 और आपका लेटेंट हीट है 20, तो आपका क्या हो गया 30/50, इसको इसको क्रॉस करेंगे तो ये काटेंगे तो 0.6 आ जाएगा, ये तो आपका ये आंसर हो गया आपका 0.6, ठीक है, सेंसिबल हीट फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन सेपर द मूवमेंट ऑफ द ड्राइव इसका तो ये क्या होता है सेपर में हम लोग देखिए सेपर में क्या कहते हैं हम लोग जो अगर वास्तव में आप कभी भी यूज करेंगे तो ये क्या होता है एक हम लोग मोटर देके उसको घुमाते हैं बेल पुली देके और वो क्या करते हैं रोटरी मोशन को जब सेपर का मूवमेंट होता है तो कैसा मूवमेंट होता है ऐसा मूवमेंट होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मतलब रेसिप्रोकेटिंग करता है, ठीक है, तो क्या होता है ये रोटरी से हम लोग रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं चील एंड पैडिंग यूज करते हैं, टैबलेट क्या करते हैं कोर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो चील्स एंड पैडिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ठीक है, तो ये क्या है ये हम लोग ये किधर यूज करते हैं चिमनी में यूज करते हैं, क्यों वो जो हार्मफुल पार्टिकल है उसको वो लोग ठीक है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या कौन सा फोर्स इंड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऐसे ये काम करता है ना। नेक्स्ट क्या है कंपोजिट वॉल फर्नेस हैज द टू लेयर ऑफ द इक्वल थिकनेस हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी 3:2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टेंपरेचर ड्रॉप अक्रॉस द टू लेयर, ये आपका हमारा जो हीट ट्रांसफर का नॉर्मल फॉर्म्युला इक्वेशन है वहां से मिल जाएगा, ये हमारा ये a × dt dx, तो ये क्या है थर्मल कंडक्टिविटी के साथ हीट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका आपका क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है उसका आपका हीट ट्रांसफर वो क्या करेगा उसका जल्दी करेगा, ठीक है, तो उसका अगर कोई जल्दी हीट ट्रांसफर कर रहा है तो उसको क्या वो जल्दी करेगा मतलब टेम्परेचर उसको कम, तो यहाँ पर क्या 3:2 मतलब ये 2:3 के अनुपात से ये होगा, ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप जो जल्दी करेगा उसका जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है वो तो टेम्परेचर भी ज्यादा मतलब ड्रॉप भी ज्यादा। नेक्स्ट क्या है इन शिपिंग मशीन द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक इज 250 mm, तो लेंथ दे दिया गया है शिपिंग मशीन का ये बोला गया है 250 mm। नेक्स्ट क्या है मुझे द नंबर ऑफ द डबल स्ट्रोक पर मिनट, नंबर ऑफ द डबल स्ट्रोक पर मिनट, अच्छा इन क्या बोला गया है 30
और आपका जो क्विक रिटर्न रेशियो है हम लोग एम देके डिनोट करते हैं वो है 0.6। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे तो कटिंग स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एल एन इंटू 1 प्लस एम बाई 1000, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला हम लोगों को ये सेटिंग मशीन के लिए एक ही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। अगर ये आप याद रख लेंगे तो आसानी से होता है। यहाँ पर लेंथ देखिए क्या बोलते हैं 250, ठीक है, 250 बोला गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या हमारा जो ये फॉर्मूला है मीटर, सॉरी मीटर में आएगा, तो ये क्या है 0.25 आ गया आपका। फिर इनका वैल्यू क्या बोला गया है, डबल रिटर्न मैकेनिज्म 30 इंटू 0.6 मतलब 1.6 डिवाइडेड बाई 1000। ये करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगा। तो कैसे कितना मिल सकते हैं, 25 15 इंटू 16 75 इंटू 16 80 8, ये आपका ये कैलकुलेट करके देख लेना कितना आएगा, ठीक है। लगभग मेरे ख्याल से ये कितना गया है, हाँ 12, ये 12 मीटर, ये कैलकुलेट करके देख लेना, ये 12 आएगा, ठीक है। इसका आंसर है डी। क्योंकि जो वैल्यू ऑफ द इनिशियल टेंशन इन द बेल्ट इज इक्वल, इनिशियल टेंशन क्या है, एवरेज टेंशन होता है, टाइट साइड का स्लैक साइड का एवरेज टेंशन होता है आपका इनिशियल टेंशन, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। ड्राई बल्ब टेंपरेचर, वेट बल्ब टेंपरेचर और ये कब क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेंपरेचर सेम होता है क्या, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में। तो ये ऑप्शन हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्या है, द डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द टॉर्क एंड द पावर, तो ये क्या डायनामोमीटर यूज होता है, ठीक है, पावर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मोस्ट प्रीशियस डिवाइस, अच्छा कौन सा प्रीशियस डिवीजन मेजर कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीजन इन द स्लाइडिंग स्केल, मतलब क्या 1/20, मतलब आपका हो गया 0.05 mm तक ये मेजर कर सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट हो गया आपका 0.05। ट्रू गेज 1 mm इज 100 डिवीजन इन द सर्कल स्केल, मतलब ये 1 mm को वो 100 देके डिवाइड कर, मतलब ये कितना मेजर कर सकते हैं, ये 1.01 mm तक ये मेजर कर सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी मेजर द वेवलेंथ, तो देखो वेवलेंथ हम लोग कैसे मेजर करते हैं, नैनोमीटर में यूज करते हैं, मतलब ये बहुत ही नैनोमीटर, मतलब ये 10 टू द पावर -6 में हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है। 10 टू द -3 माइक्रो हो गया, 10 टू द -6 हो गया आपका नैनो, तो ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। ये आपका क्या होगा 10 टू द पावर -2, ये क्या होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2, बट ये 10 टू द पावर 6, ऑल ऑफ द नो नो, ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही सही है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड द मोर सॉलिड कॉन्स्टिट्यूएंट यूटेक्टिक मिक्सचर। ये हम लोगों ने शायद क्या बोलते हैं, जो आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है ना वहाँ पर, और हम लोग ये किया है, ठीक है। वो हम लोग एक बार आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जैसे सॉलिड लिक्विड आपको मिलेगा, ठीक है। वो शायद पेरिटेक्टिक है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का आपका मिलेगा, सॉलिड सॉलिड का मिलेगा, वो आप लोग एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्या है, इसका ऑप्शन हो गया फिर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, मुझे लाइफ ऑफ द बियरिंग, अच्छा लाइफ ऑफ द बियरिंग, तो आपका जो लाइफ ऑफ बियरिंग है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या आता है हम लोगों को, लाइफ ऑफ बियरिंग एल इज इक्वल टू सी बाई पी टू दी पावर के, ये है पी है आपका लोड, ठीक है। और के क्या है, ये के का वैल्यू अगर बॉल बियरिंग आता था तो क्या होता है हमारा, बॉल बियरिंग के लिए के का वैल्यू, बॉल बियरिंग के लिए हमारा आपका कितना आता है 3, और आपका के का वैल्यू रोलर बियरिंग के लिए कितना होता था, रोलर बियरिंग के लिए 10/3, है ना। यही था हमारा मेन कॉन्सेप्ट। अब क्या बोला गया है देखिए, अब बोला गया लोड इंक्रीजिंग कंडक्टिंग कैलकुलेटिंग इन द बियरिंग, यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है, मतलब हम लोग बॉल बियरिंग पकड़ के, ये यहाँ पर बॉल बियरिंग बोला गया है, ठीक है। तो क्या है के इज इक्वल टू 3, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, पी क्यू क्या है लोड, है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एल वन एल एल मतलब लाइफ है, ठीक है, बियरिंग लाइफ एल वन एल टू इज इक्वल टू P2 तार क्यूब डिवाइडेड बाय P1। अब देखिए कौन कौन से वैल्यू दे दिए गए हैं, लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, ठीक है। तो पहला वाला L1 बाय L2, पहला वाला का लोड कितना बोला गया है, P1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो गया L1 L2 इज इक्वल टू P2 तार क्यूब डिवाइडेड बाय P1। तो आपका पहला वाला इसका बियरिंग का लाइफ बोला है 8000, L2 लाइफ हम लोगों को निकालना है। नेक्स्ट क्या है P2, P2 है आपका 20 किलो न्यूटन, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P2 बाई P1 पूरा का क्यूब, तो P2 बाई P1 क्या होगा 2, 20/10, तो 20/10 मतलब 2, तो क्या होगा 2 का क्यूब मतलब 8, है ना। तो ये क्या है 8, तो ये 8 8 8000 से कटेगा तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 1000 आ जाएगा, मतलब क्या ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए, है ना। इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, मतलब सेकंड वाला बियरिंग का लाइफ हो जाएगा आपका 1000 आवर्स। नेक्स्ट क्या है, इन रेजिस्टेंस ऑफ द सीम, इन रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिस्क। देखिए हम लोगों को कैसे पता है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं, तो सीम वेल्डिंग क्या है, वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। और आपका मल्टीपल स्पॉट उसको प्रोजेक्शन वेल्डिंग को हम लोग क्या उसका भी का है, ठीक है। तो उसको हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग बोलते हैं, जो मल्टीपल आता है, ठीक है, कंटीन्यूअस प्रोसेस में। तो ये आपका सर्कुलर डिस्क देके होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेल्डिंग डिफेक्ट व्हिच वी ऑब्जर्व इन लॉन्ग एंड कंटीन्यूअस विजुअल सेपरेशन लाइन बिटवीन द बेस मेटल एंड द हीट इफेक्टेड जोन। अच्छा मतलब क्या है, जब हम लोगों ने वेल्डिंग किया, ठीक है, उसका वहाँ पर जो बेस मेटल है, ठीक है, वहाँ पर जो बेस मेटल है वो, और आपका जो वेल्डिंग पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर कुछ उसका विजुअल लगेगा कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे लाइन दिखेगी, ठीक है। वो क्या होता है, ये लैमिनेट टीयरिंग की वजह से वो उसका एक वेल्डिंग डिफेक्ट है, ठीक है। द पूरा स्ट्रक्चर इज प्रोवाइड इन द सिलिका इज नेसेसरी फॉर द कास्टिंग। अच्छा तो क्या है, देखिए जितना भी अगर हम लोग क्या परमिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, जितना छोटा उसका पार्टिकल होगा उसका परमिबिलिटी ज्यादा, अगर आपका पूरा मतलब उस फापा मतलब उसके अंदर में हॉलो अगर कोई पार्टिकल देंगे तो वहां से अंदर में क्या आपका गैस और वेपर, ठीक है, दो भी तो निकलेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गैस को निकल देंगे वेपर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही आपका निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका एंड मिलिंग हैविंग 4 टीथ रोटेटिंग एट 250 rpm if the feed per teeth is given as 0.1 mm।
व्हाट इज द टेबल, अच्छा ये तो टेबल एमएम पर मीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, ठीक है, मतलब क्या, फीट पर टीथ इंटू नंबर ऑफ टीथ इंटू हो गया आपका आरपीएम। तो यहाँ पर फीट पर टीथ दे दिया गया है कितना, फीट पर टीथ आपका कितना एमएम, 0.01 फीट पर टीथ, 0.0 एमएम, फीट पर टीथ 0.0 एमएम, कितना टीथ है टोटल यहाँ पर है, हाँ 4 टीथ है, ठीक है, इंटू 4 इंटू एन आरपीएम 250 आरपीएम, तो यहाँ पर 250 इंटू 1000 इंटू 0.1 मतलब 100, आपका हो गया बी आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट द ऑर्थोगोनल एक्सिस 1 into 10 to the 6 and 2 into 10 to the 6 its area is, तो देखिए यहाँ पर क्या ऑर्थोगोनल एक्सिस मतलब 90 डिग्री में बोल दिया गया है, ठीक है, दोनों मतलब x का वैल्यू आई एक्स का वैल्यू भी है और आई वाई का वैल्यू भी है, तो हमारा आई पी मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या, आई एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पर क्या 1 into 10 to the 6 प्लस 2 into 10 to the 6 मतलब क्या 3 into 10 to the 6, ये दो को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, ये है आपका आई एक्स, ये है आपका वाई वाई, तो आई एक्स प्लस आई वाई ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन हो गया बी 3 into 10 to the 6। नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ ए पर्टिकुलर मटेरियल टू द इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द बेस द, अच्छा यहाँ पर क्या है, इसको देखिए दो इलास्टिक मतलब E1 और E2 का रेशियो, ये खुद में भी है अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो E1 और E2 को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं ना, मॉड्यूल मतलब ऑप्शन सी। यहाँ पर दो ही क्वेश्चन आता है क्या, आपको याद रखना है क्या, एक्सपांशन मतलब जो एक्सपांड होगा वो सेम होगा, ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर पी एल बाई ए ई करेंगे, ठीक है, अगर कंपोजिट कुछ भी लेयर है, ठीक है, और पी एल बाई इसका भी ये दो सेम रहेगा, ठीक है, अगर कंपोजिट है, ये E1 E2 करना है, ठीक है, ये भी होगा A1 A2, जैसे ये 2 हो जाएगा ना, तो क्या है, अगर दोनों का इलास्टिक मॉड्यूल मतलब इलास्टिक जो कांस्टेंट है, ठीक है, इलास्टिक मॉड्यूलस का अगर दो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस रेशियो। नेक्स्ट क्या, फोर आइडेंटिकल पीस ऑफ द कॉपर इज पेंटेड, अच्छा 4 कॉपर का पीस है जिसको पेंट किया गया है, डिफरेंट कलर ऑफ द पेंट इज हेडेड द टेंपरेचर लेफ्ट इन द एनवायरनमेंट टू कूल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेंट विल बी गिव फर्स्ट कूल, अच्छा मतलब 4 कॉपर का आपका ब्लॉक है, ठीक है, जिसको हम लोग हीट किया है उसको अगर एनवायरनमेंट में रख देंगे कूल होने के लिए, तो कौन ज्यादा आपका जल्दी कूल होगा, ठीक है, तो जो व्हाइट कलर का क्या है वो हम लोगों को हीट को रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा, ठीक है, तो हम लोगों को तो अगर एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ठीक है, तो वो वाला जो कोल्ड कंडीशन है उसको हम लोगों को एब्जॉर्ब करना चाहिए ना, तब तो न्यूट्रल पोजीशन आके हम लोगों को का हीट कम हो जाएगा, तो ये व्हाइट नहीं होगा, ठीक है, तो व्हाइट वाला तो नहीं होगा, ठीक है, रेड रेड से ब्लैक, ठीक है, ब्लैक क्या है, हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और ये क्या है, रेडिएशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है ब्लैक वाला, ठीक है, अगर आप ब्लैक होगा तो क्या हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो बाहर तो कूल कूल कंडीशन है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर वो हॉट ऑलरेडी था, तो बाहर का जो टेंपरेचर एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा वो आपका ठंडा होने जल्दी होगा, और ब्लैक कंडीशन में रेडिएशन भी अच्छा होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, तो एपिसाइक्लिक गियर कैसे होता है, ठीक है, यहाँ पर ये रखा गया है, ठीक है, तो ये और एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया आपका फिक्स, और इसके ऊपर और एक छोटा गियर रहता है जिसको हम लोग एक आर्म देके इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये ऊपर फिक्स रहता है ना, तो ये चारों तरफ घूमेगा, ठीक है, ये है आपका एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, तो ये दो गियर हो गया आपका एक दो, और ये वाला जो है ये आपका है फलक्रम, ठीक है, ये एक तो हम लोगों को लिंक हो गया 3, और ये जो फिक्स्ड है ये वाला एक लिंक हो गया 4, तो हम लोगों को डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 3 इंटू एल माइनस 1 माइनस 2 जे माइनस एच, ये क्या है, एल होते नंबर ऑफ लिंक, और आपका जे है नंबर ऑफ जॉइंट, और एच है नंबर ऑफ हायर पेयर, चार्ज खत्म हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ हायर पेयर, तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिंक कितना है आपका 4, यहाँ पर हम लोग मार्क कर दिया, पहले 3 इंटू 4 माइनस 1, नंबर ऑफ जॉइंट, जॉइंट कितना है, देखिए ये वाला गियर के साथ ये वाला गियर एक जॉइंट है, और कौन सा जॉइंट है, इसके साथ ये फलक्रम के साथ ये जो गियर है ये भी एक जॉइंट है, और वो जो इस वाला गियर जो फिक्स पोजीशन के साथ जॉइंट है वो भी एक आपका जॉइंट है, तो हमारा जॉइंट कितना हो गया 3, तो 2 इंटू 3, और एज क्या डिनोट करता है, हायर पेयर, हायर पेयर हम लोग पहले यहाँ पर भी एक क्वेश्चन था, जो पार्टली टर्निंग और पार्टली स्लाइडिंग होता है उसको हम लोग हायर मतलब हायर पेयर बोलते हैं, तो ये गियर के ऊपर जो 1 और 2 ये जो स्लाइडिंग करेगा ना, तो ये तो घूमेगा, तो क्या ये छोटा वाला गियर टर्न भी हो रहा है प्लस स्लाइड भी हो रहा है, तो यहाँ पर एक हायर पेयर भी है, तो हम लोग देख लेते हैं कितना आएगा, तो 3 इंटू 4 9, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 6 6 माइनस 1, मतलब 6 7 मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इसका 2। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका मेटालिक स्ट्रक्चर ऑफ द माइल, माइल स्टिक का मेटालिक स्ट्रक्चर होता है बॉडी सेंटर की। नेक्स्ट द ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील इसका आपका नोमेनक्लेचर दे दिया गया है स्टैंड फॉर, बी बी स्टैंड फॉर, तो देखिए यहाँ पर एक चीज आप लोगों को याद रखना है, हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहले इसका मतलब क्या बोलते हैं आंसर है एसी, तो यहाँ पर देखिए हर जितना भी रबर बॉन्ड को हम लोग आर देके हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, और सेलेक्ट बॉन्ड को हम लोग ई देके डिनोट करते हैं, ठीक है, सिलिकेट बॉन्ड को एस देके, मतलब क्या है, जितना भी उसका नाम है फर्स्ट लेटर देके हम लोग इंडिकेट करते हैं, दो ऐसा है जिसको हम लोग इंडिकेट नहीं करते, एक है रेसिनोइड बॉन्ड जिसको हम लोग बी देके डिनोट करते हैं, और एक है सेलेक्ट बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम लोग ई देके डिनोट, तो यही दो ही से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम लोग को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, दो याद रखेंगे, एक है रेसिनोइड बॉन्ड को हम लोग बी देके इंडिकेट करते हैं, और सेलेक्ट बॉन्ड को हम लोग ई देके इंडिकेट करते हैं। एशियन कार्ब हम लोग कब यूज करते हैं, एशियन कार्ब हम लोग यूज करते हैं जहां पर डायनामिक लोडिंग है, मतलब फैटिग है, ठीक है, तो जहां पर फैटिग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को ये एशियन कार्ब यूज करते हैं, जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे स्टैटिक कंडीशन में मतलब ये एक बीम है इसके ऊपर लोड दे रहे हैं, कितना लोड कितना टाइम ये टिकेगा, ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर फ्लक्चुएट लोड देंगे, ठीक है, तो एक टाइम बाद तो उसका तो पावर पहला जैसा नहीं रहा, ठीक है, वो उससे भी कम रहता है, तो वो कितना कितना टाइम में कितना कम रहता है, ठीक है, कितना साइकिल हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कितना टाइम तो वो झेल सकता है, ठीक है, उसको हम लोग एशियन कार्ब देके
हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। वो जैसे हम लोग फैटिक जहाँ पर रहते हैं, मतलब डायनामिक लोडिंग जहाँ पर रहता है, ठीक है, तो उसी केस में हम लोग उसको एसएन का देके उसका लाइफ हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 10⁻⁻6 साइकिल हम लोग पकड़ के चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द काटार इज प्रोग्रेस इन ए कीप एक्यूमुलेटिंग एट द जोन, तो द वापिस अच्छा, ये क्या है, डी में देखिए हम लोगों को दो तरह का मिलिंग प्रोसेस होता है। क्या है, ये अगर हम लोग पकड़ के चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर काटा है, अगर ये वाला बॉडी इधर मूव हो रहा है तो काटा हमारा ऐसे घूम रहा है, तो ये क्या कैसे क्या हो गया, ये उल्टा तरफ, ये आपका क्या है, इस तरह मूव हो रहा है और हमारा कटार ऐसे मूव हो रहा है। तो ये इसको हम लोग अगर दोनों का मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं है कटार और आपका जॉब, तो हम लोग इसको बोलते हैं आर्म मिलिंग। तो आर्म मिलिंग में क्या रहेगा, यहाँ पर अगर कटेगा तो चीज क्या रहेगी, ये वाला पोर्शन में आपका फिक्स कुछ रह जाएगा, ठीक है। तो जो आपका सर्फेस फिनिश को मतलब वर्क पीस का सर्फेस को आपका स्पॉइल कर देगा। मतलब क्या, ये आपका डिसएडवांटेज है आप मिलिंग में। और डाउन मिलिंग में क्यों नहीं है, ये डाउन मिलिंग कैसे रहता है, डाउन मिलिंग का आपका अगर ऐसे आपका वर्क पीस ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, और आपका कटिंग टूल ऐसे मूव हो रहा है, कटिंग टूल ऐसे घूम रहा है, तो क्या ये जैसे घूमेगा ये चिप यहाँ से बाहर लेके चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसे उसको उठा के लेके ये अब मिलिंग में ये वाला मतलब वर्क पीस का सरफेस को ये लोग डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स शियर फोर्स, द शियर स्ट्रेस इन द अपर एज विल बी जीरो। तो शियर फोर्स का कैसे हम लोग, शियर फोर्स का अगर हम लोग आपका डायग्राम देखते हैं तो कैसे होता है, ऐसे होता है, मतलब ये वाला दो पोर्शन में जीरो होता है, मैक्सिमम होता है आपका न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, 4/10, 4/10 है ऑल टर्निंग है। नेक्स्ट क्या है, मुझे द साइज एंड द थ्रोट ऑफ द ऑयल इन केस ऑफ द ट्रांसफर फिलेट वेल्डिंग। अच्छा, तो क्या है आपका, जैसे वेल्डिंग मान लीजिए ये एक वेल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये हो गया आपका थ्रोट, ये वाला पोर्शन हो गया आपका थ्रोट, और ये जो साइज है इसको हम लोग बोलते हैं साइज, ये सेम होता है, ठीक है, इस तरफ भी सेम हो गया, हमारा पिक्चर में थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन ये वाला ये दोनों तरफ साइज है इसका, ठीक है, और लेग है, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके लिए ये हमारा एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या है, ये जो आपका साइज है ये है रूट टाइम्स ऑफ इसका थ्रोट का, ये है आपका थ्रोट, ठीक है, रूट टू टाइम्स ऑफ द थ्रोट, ठीक है, ये थ्रोट का रूट टाइम 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपका पूछा गया है साइज और थ्रोट का रेशियो क्या है, तो एच बाई टी इज इक्वल टू रूट टू का वैल्यू हमारा कितना होता है 1.4 के अराउंड 1.41, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट केवल व्हिच ऑफ दिस थिन सिलेंडर, डायमीटर डी, थिकनेस टी, प्रेशर विद इन द इंटरनल प्रेशर इज पी, देन व्हाट इज द सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। तो हमारा थिन सिलेंडर के लिए सर्कमफरेंस स्ट्रेस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पीडई इज इक्वल टू 2टीई इज इक्वल टू सॉरी इनटू क्या था 1 माइनस 2 बाई एम, ये है आपका सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस। और आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या था, लॉन्गिट्यूडिनल आपका स्ट्रेन ये सॉरी ये सर्कमफरेंशियल स्ट्रेन, ठीक है, ये सर्कमफरेंशियल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या था, पीडी बाई 2टीई इंटू हाफ माइनस 1 बाई एम। तो यहाँ से देख लो कौन सा ऑप्शन अच्छा है, पीडी बाई 2 टू ई करके तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 2 बाई एम, इसको हम लोग अगर नहीं नहीं आ रहा, तो ये भी तो क्या ऐसे तो नहीं आ रहा है सर्कमफ्रेंस स्ट्रेस। देखिए ये वाला पोर्शन अगर इसके साथ मैच करेंगे तो 1/2 माइनस 2 एम ये मैच हो गया ना, ये पीडी बाई 2 टी होगा, ये 4 टी नहीं होगा, ठीक है, 2 होगा शायद, ठीक है, ये एक बार देख लेना, ये बी ऑप्शन है, ठीक है, ये 2 टी होगा मेरे ख्याल से, बहुत लगता है गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे हॉबिंग प्रोसेस में कौन सा यूज बीवेल क्या नहीं कर सकते हॉबिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्या है, एंड प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन में क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम और मिनिमम भी हो सकता है और शियर स्ट्रेस आपका जीरो रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर डायमीटर, मुझे जो ब्रास सिलेंडर was subjected to tensile load, तो इतना टेंसाइल लोड दे रहे हैं, sorry, the resulting increasing in length and decreasing in diameter is 0.8 mm and 0.05 mm respectively. Find the Poisson। अच्छा ठीक है, देखिए हम लोग को पॉइजन रेशियो, हम लोग को पॉइजन रेशियो इक्वल क्या जानते हैं, पता है आप लोगों को, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन। तो यहाँ पर क्या लेटरल स्ट्रेन मतलब क्या है, वो आपका लीनियरली नहीं हो रहा, मतलब क्या वो सेकेंडरी स्ट्रेन जो है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रेन मतलब इसका जो डायमीटर का चेंज होता है, डायमीटर का कितना चेंज हुआ, तो डायमीटर का चेंज हो गया यहाँ पर क्या बोले 0.05, ठीक है, तो चेंज हो गया आपका 0.05, आपका क्या हो गया mm, है ना। और पहले क्या था, पहले इसका डायमीटर कितना था, डायमीटर आपका यहाँ पर कितना है, डायमीटर पहले 10 सेंटीमीटर था ना, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और 10 सेंटीमीटर इसका है डायमीटर, तो 10 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर है, तो इसको अगर मिलीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100, है ना। फिर ये कितना चेंज हुआ, और लीनियर स्ट्रेन में लेन में कितना चेंज हुआ 0.8 mm, तो ये क्या हो गया आपका 0.8 mm डिवाइडेड बाई आपका लेन पहले क्या था 40 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग mm में करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो ये आपका क्रॉस होकर 4 हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा 0.05 इंटू 4 बाई आपका हो गया 0.8, है ना। तो अगर इसको हम लोग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.2, ये क्रॉस हो गया 0.5, मतलब 0.25 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका पॉइसन रेशियो हो गया 0.25, तो पॉइसन रेशियो क्या है, लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर
और सेम कब होगा, जब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, तब आपका ट्राइबल टेम्परेचर, ऑडिबल टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, सब कुछ सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन ऑब्लिक कटिंग, इन ऑब्लिक कटिंग ऑफ द मेटल, द कटिंग एज ऑफ द टूल इंक्लाइंड एंड लेस देन 90 डिग्री। ये थोड़ा क्लियर नहीं है इमेज मुझे, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक यूज इज एन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम लोग पीक वेल्डिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो जो व्हेन ए सैप diameter is d subjected to pure torsion, is the maximum shear stress induced in the sap described by the relation, ये हम लोगों को पता है क्या है, is equal to 1/16 into pi dq into fs। तो यहाँ पर कैसे कौन सा fs का फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, तो fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 16t डिवाइडेड बाय पाई dq। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, the closed point helical spring of stiffness of 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is arranged in series and the another spring of stiffness is atho। अच्छा सीरीज में देखिए, स्प्रिंग को अगर सीरीज में लगाएंगे तो उसका स्टिफनेस कैसे चेंज होता है, तो सीरीज में देखेंगे तो 1/k is equal to 1/k1, 1/k1 प्लस 1/k2, तो 1/k is equal to क्या हो जाएगा आपका 1/30 प्लस 1/60। तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 प्लस 1 मतलब क्या हो गया आपका 3/60, तो 3/60 मतलब 20, 1/20 हो गया। तो 1/k is equal to 1/20, तो k is equal to क्या आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। और पैरेलल में कनेक्ट करते तो क्या हो जाता k1 प्लस k2 डायरेक्ट, है ना, यहाँ पर सीरीज में है इसलिए ऐसा है। मुझे हीट कंडक्शन थ्रू ए 10 सेंटीमीटर थिक वॉल rate is 30 watt per meter square when the temperature difference of the wall is 10 degree centigrade, what is the thermal induction thermal conductivity, ये शायद इंडक्टिविटी हो गया, ये थर्मल कंडक्टिविटी होगा, ठीक है, ये भी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल में किया, ठीक है। तो ये क्या बोला गया है, देखिए हम लोगों को पता है क्या हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला फॉरियर से लोग क्या बोलते हैं, Q इज इक्वल टू के ए इंटू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर क्या बोला गया है, ये रेट दे दिया गया, ठीक है, कितना हीट जा रहा है, क्या 30 वाट पर मीटर स्क्वायर, क्यू का वैल्यू दे दिया गया है, के का वैल्यू पूछा है, थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू पूछा है, ठीक है। ये सरफेस एरिया, यहाँ पर सरफेस एरिया है क्या, सरफेस एरिया नहीं है, ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया के लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो 1 पकड़ लिया। dt, dt टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 10, dx कितना आपका है 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग अगर मीटर में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा क्यू का वैल्यू जो हीट ट्रांसफर रेट है वो वाट पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग इसको भी मीटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा 0.1, है ना। तो ये क्या हो गया, ये कट गया आपका 0 0 कट गया, तो 3 इंटू 0.1 ये हो गया आपका क्या बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, तो क्या होगा 0.3, तो 0.3 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है ना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्सेड क्लास, जॉ क्लास क्या है, पॉजिटिव क्लास, इसमें हीट वगैरह रहता है, ठीक है, उसके हिसाब से एकदम पॉजिटिवली एंगेज होता है, ठीक है, तो ये फिक्शनल क्लास नहीं है, ये जॉ क्लास है। तो मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग द टर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या है, ठीक है, ड्राइंग का लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ड्राइंग लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पर कहा है लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग बाय द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, द आर्क इज अच्छा कंपोजिट बेयर इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। नेक्स्ट क्या है, मुझे ए हीट इंजन इज प्रोवाइडेड विद एन हीट इनपुट इज 1800 किलो जूल पर मिनट एंड आउटपुट ऑफ द इंजन इज 9 किलोवाट थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी हम लोग क्या पता है हम लोगों को, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, तो यहाँ पर आउटपुट कितना है 9 किलोवाट, तो आपका 9 हो गया, ठीक है, और आपका इनपुट क्या है 1800 किलो जूल पर मिनट, ये किलो वाट मतलब क्या है किलो जूल पर सेकंड, तो इसको भी हम लोगों को किलो जूल पर सेकंड में लेके जाना पड़ेगा, तो ये इतना है, तो इसको अगर हम लोग 800 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो ये देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं 9 इंटू ए 60 ऊपर चला गया एवरेज, तो ये आपका 50% आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गिव एंड क्वार्टर जॉइंट, इसमें डबल शेयर होगा क्रशिंग भी होगा, क्यों होगा, देखिए हमारा क्वार्टर कैसे रहता है, क्वार्टर ये ऐसे एक ड्रेपर पार्ट रहता है, ठीक है, तो ये अगर टूटेगा तो कैसे टूटता है, ये आपका टूटेगा ऐसे एक पार्ट में टूटेगा, फिर ऐसे एक पार्ट में टूटेगा, हम्म, तो ये वाला मतलब डबल शेयर, इस तरफ भी एक सत्य शेयर थोड़ा इसलिए डबल शेयर, और क्रशिंग क्यों होगा, ये तो आपका ये तो 3D है ना, तो ये क्या कैसे वहां पर वो जो वो अंदर रहेगा तो उसके अंदर क्रश होगा, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा डबल शेयर और क्रशिंग। नेक्स्ट क्या है, a coil of the helical spring of the wide diameter d and the wide diameter d capital D subjected to an external load consider the d and d has the mentioned such as the extension of the spring is independent of d and d, what is the ratio, एक्सटर्नल लोड दे रहा है, एक्सटर्नल लोड देने के लिए क्या होगा एक एक्सटेंशन मतलब डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या है हम लोगों को पता है 8 डब्ल्यू डी क्यू एन बाई जी डी टू दी पावर 4, इसका सॉरी जी डी टू दी पावर 4, इसका आपका रेशियो क्या आ रहा है डी क्यू कैपिटल डी क्यू बाई स्मॉल डी टू दी पावर 4, ये कोई ऑप्शन में है, हाँ पहला वाला ऑप्शन में है, तो ये वाला ऑप्शन सही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द कंडक्शन ऑफ द डायनामिक बैलेंसिंग ऑफ द रोटेटिंग मास, डायनामिक बैलेंसिंग करने के लिए सब कुछ आपको जीरो होना चाहिए, मतलब फोर्स पॉलीगन और आपका कंप्लीट पॉलीगन बोथ आर क्लोज्ड, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। एक गियर हैविंग द इनफाइनाइट रेडियस रैक, ठीक है, और पिनियन सबसे छोटा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक कोल्ड वर्क ऑफ द कंपोनेंट आर जनरली सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग प्रोसेस टू रिलीविंग द एनीलिंग किया जाता है ना, जितना भी कोल्ड वर्क करते हैं उसके बाद हम लोग एनीलिंग करते हैं, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए प्रोसेस एनीलिंग करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मुझे स्ट्रेन मटेरियल वन ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ट्वाइस द अदर,
द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अच्छा मतलब क्या बोल रहे हैं, देखिए हम लोगों को पता है शेयर स्ट्रेस क्या रहता है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, मतलब हम लोगों को ये शेयर स्ट्रेस के बारे में क्या पता रहता है, जैसे हम लोग ये पर लिखेंगे तो क्या है, यहाँ पर क्या है आपका, हम लोगों को टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या पता है, टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिग्मा वन इज इक्वल टू टू सिग्मा टू, है ना, वन इज ट्वाइस ऑफ द एक्स। तो यहाँ से हम लोग करेंगे सिग्मा वन का वैल्यू बिठाएंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू आएगा आपका टू सिग्मा टू माइनस सिग्मा टू बाई टू, मतलब क्या है सिग्मा टू बाई टू, तो हमारा सिग्मा टू क्या आ गया, टू इंटू टाउ मैक्स। अब क्या बोला गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम, ये देखिए सिग्मा टू तो मैक्सिमम नहीं है क्योंकि सिग्मा वन बड़ा है, क्योंकि सिग्मा वन से सिग्मा, तो सिग्मा अगर ये वाला है तो हम लोग यहाँ से सिग्मा टू का ये वाला रिलेशन से निकाल सकते हैं, सिग्मा वन, तो सिग्मा वन इजिकल टू क्या होगा, टू इंटू सिग्मा टू का वैल्यू हम लोग को टू सिग्मा टू इंटू टाउ मैक्स निकल के गया, तो टू इंटू टू टाउ मैक्स, तो हमारा क्या होगा फोर टाउ मैक्स, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्या है, to casting of the same material at the same surface area same है, ओके, one casting the one of the square and other is cube, एक स्क्वायर है एक क्यूब है लेकिन सरफेस एरिया सेम है, ओके, मुझे व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सॉलिडिफिकेशन इफ द स्पेयर टाइम ऑफ द स्पेयर टू दैट ऑफ द क्यूब। अच्छा यहाँ पर बोला गया है क्या, देखिए दो चीज है, ठीक है, दो आपका कास्टिंग है, एक है आपका स्पेयर और एक है आपका क्यूब, लेकिन सरफेस एरिया सेम है, ठीक है, तो इसका सॉलिडिफिकेशन होने का टाइम, तो हम लोगों को पहले हम लोगों को पता है कि सॉलिडिफिकेशन का टाइमिंग का फॉर्मूला क्या था हमारा, वी बाई सरफेस एरिया इसका स्क्वायर, है ना, तो पहले स्पेयर के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, स्पेयर का वॉल्यूम क्या है फोर बाई थ्री, क्या होगा पाई आर क्यूब, और इसका सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया है आपका फोर पाई आर स्क्वायर, इसका पूरा का स्क्वायर हम लोग अगर निकालेंगे तो ये क्या आ गया आपका, फोर फोर कट गया, पाई पाई कट गया, तो आर क्यूब ये क्यूब कट गया, मतलब क्या आर बाई थ्री आ गया आपका स्क्वायर, और किसके लिए आपका स्पेयर के लिए एक रिलेशन आ गया। अब हम लोग क्यूब के लिए निकालते हैं, क्यूब के लिए टी क्या है, क्यूब के लिए टी है आपका वी बाई ए, सेम ही होगा, का स्क्वायर क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम क्या है ए क्यूब, अगर ये एक साइड है, और इसका सरफेस एरिया क्या है सिक्स स्क्वायर, है ना, इस पूरा का स्क्वायर, तो टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये आपका ए बाई सिक्स पूरा का स्क्वायर आ गया, ये हो गया आपका क्यूब के लिए और ये हो गया आपका स्पेयर के लिए, है ना। नेक्स्ट क्या बोला गया है, अच्छा यहाँ पर और एक चीज बोल दिया गया है कि दोनों का सरफेस एरिया सेम है, सरफेस एरिया सेम है मतलब क्या, सिक्स स्क्वायर इज इजिकल टू फोर पाई आर स्क्वायर, है ना, यहाँ से हम लोग क्या निकल सकते हैं, आर स्क्वायर इजिकल टू हम लोग निकल सकते हैं ना, तो आर स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका सिक्स स्क्वायर बाई फोर पाई, मतलब आपका थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पाई, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या निकल सकते हैं, हम्म, हम्म, अच्छा दोनों का रेशियो निकलने के लिए बोला गया है ना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ द स्पेयर दैट ऑफ द, तो स्पेयर का रेशियो क्या है आपका, स्पेयर का रेशियो है आर स्क्वायर बाई नाइन, है ना, और इसका रेशियो क्या है आपका ए स्क्वायर बाई थर्टी सिक्स, तो अगर हम लोग ये आर स्क्वायर का वैल्यू ए देके रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है आपका, नहीं आर स्क्वायर का ही रिप्लेस कर देते हैं ना, ये वाला लाइन नहीं करने की जरूरत है, ये वाला लाइन डायरेक्ट यूज कर देते हैं, तो आर स्क्वायर समान क्या है सिक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिक्स स्क्वायर बाई फोर पाई इंटू नाइन डिवाइडेड बाई क्या है स्क्वायर इंटू हो गया थर्टी सिक्स, तो ये थर्टी सिक्स फोर एंड नाइन क्रॉस हो गया आपका, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो सिक्स बाई पाई हमारा है, तो ये कौन ऑप्शन है, सिक्स बाई पाई ऑप्शन बी, तो आपका ये हो गया ऑप्शन बी, 80 का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, द यूनिट ऑफ द स्ट्रेन एनर्जी इन, एनर्जी का यूनिट है मतलब जूल। नेक्स्ट क्या है, फोर्स एक्टिंग इन ए पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन varies with the velocity of the particle f is equal to k by v, with the velocity of the particle as f is equal to k by v, k is equal to constant, the work done by the force in time। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है f is equal to k by v, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या पता है हमको एम ए, है ना, तो एम ए इज इक्वल टू के बाई वी हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो गया आपका के डिवाइडेड बाई एम इंटू वी, और ये को हम लोग क्या लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, है ना, तो इसको अगर हम लोग वी इंटू डी वी इसके साथ मल्टीपल कर रहे हैं ना, एम को इस साइड लेके इधर ही है, वी को इधर हम लोग लेके चला गया, और इसको हम लोग के बाई एम इंटू डी टी इक्वल कर सकते हैं ना। अब हम लोग यहाँ पर अगर पूरा पूरा बॉडी के लिए निकालेंगे, जब इसका आपका टेम्परेचर आपका रेस्ट में था, जब टी इजिकल टू जीरो था, तब भी इजिकल टू भी जीरो है, जब टी इजिकल टू टी हो गया तो भी इजिकल टू भी हो जाएगा, तो डी भी मतलब भी स्क्वायर इसका इंडिकेशन करेंगे तो भी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, अपर लिमिट किया है यहाँ पर जीरो टू भी, और इसका के एम तो बाकी बाई एम बाहर आ जाएगा, डी टी का है टी जीरो टू टी, इसका कुछ फायदा रहेगा, ठीक है, देखते हैं क्या था, ठीक है, तो आपका ये भी करेंगे तो ये क्या आ गया आपका भी स्क्वायर बाई, ये आ गया आपका भी स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाई ये टी बाई एम, फिर भी इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस टू को इधर लेके चला जाएगा टू के टी
बाई एम, और ए स्क्वायर के लिए ये रूट आ गया। ये आ गया आपका v का वैल्यू आ गया, वेलोसिटी आ गया ना। अब वर्क डन निकालने के लिए बोला गया है। वर्क डन क्या कर सकते हैं, वर्क डन हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम्म, तो हम लोग डीएस को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इजिकल टू एफ, डीएस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी वेलोसिटी इनटू टाइम, चेंज इन टाइम। अब ए फिजिकल टू यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, के वाई वी, ठीक है ना। तो ए फिजिकल टू क्या है, के वाई वी इंटू ये पूरा आपका इंडिकेशन हुआ, क्योंकि क्या ये हम लोग पूरा डिस्प्लेसमेंट पूरा बॉडी के लिए निकल रहे हैं ना। तो के वाई वी एफ के लिए हो गया आपका के वाई वी इंटू वी डी टी। तो ये क्या होगा, वी भी आपका क्रॉस हो गया है ना। तो जीरो टू टी के लिए हम लोग पूरा बॉडी के लिए कर रहे हैं, तो पूरा टाइम के लिए भी इंडिकेशन करेंगे लिमिट देके। तो के आपका बाहर आ गया, डी टी के लिए आपका टी आ गया, इंडिकेशन है जीरो टू टू। तो वर्क डन आ गया के टी, ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज द आंसर, के टी। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग स्टिफनेस इज 1000 न्यूटन मीटर इज स्ट्रेट इनिशियली 10 सेंटीमीटर एंड द अनडिफॉर्म पोजीशन द वर्क रिक्वायर्ड टू द, मतलब क्या ये एक आपका स्प्रिंग था, ठीक है। इसको इसका आपका कुछ भी इसका स्टिफनेस दे दिया गया। स्टिफनेस मतलब क्या है, आपका यूनिट डिफ्लेक्शन करने के लिए कितना फोर्स देना, मतलब कितना लोड आना चाहिए, तो आपका यूनिट डिफ्लेक्शन होगा, मतलब 1 मीटर डिफ्लेक्शन के लिए आपको 100 न्यूटन आपका फोर्स देना पड़ेगा, ठीक है, तब वो 1 न्यूटन आपका क्या बोलेगा, वो डिफ्लेक्ट होगा। तो यूनिट लोड के लिए कितना लोड, सॉरी यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए कितना लोड जरूरी है, वो है आपका स्टिफनेस। तो अब क्या बोला गया, ये वाला स्प्रिंग था, इसको खींचा गया है, ठीक है। तो इसको खींच के क्या किया गया, 10 सेंटीमीटर जितना भी था उससे भी 10 सेंटीमीटर ज्यादा कर दिया, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये है आपका 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इसी पोजीशन में है और हम लोग 10 सेंटीमीटर बड़ा करना चाहते हैं, मतलब इसी पोजीशन में है, इनिशियल पोजीशन में नहीं है, 10 सेंटीमीटर बड़ा हुआ था, अब हम लोगों को फिर से 10 सेंटीमीटर बड़ा करना है। तो हम लोगों को कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कितना वर्क रिक्वायर्ड है, तो टू स्ट्रेच अनदर 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला था, ठीक है, वर्क इज इजिकल टू आपका हाफ इंटू के इजिकल टू है टिपनेस, ठीक है, इंटू एक्स, मतलब फाइनल कितना आपका डिस्टेंस आपको डिफ्लेक्ट करना है, माइनस कितना इनिशियली है, एक्स एफ मतलब क्या है, फाइनल कितना डिफ्लेक्ट करना है और इनिशियली कितना डिफ्लेक्ट था उसका स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला। तो हम लोगों को क्या हो गया, हाफ इंटू के, डिफ्लेक्शन हमारा कितना था 1000, सॉरी स्टीफनेस कितना था 1000 इंटू हो गया एक्स फाइनल, फाइनल मतलब क्या है आपका 10 था और 10, ठीक है। तो मतलब क्या है, पहले देखिए पहले 10 था, उसके बाद 10 सेंटीमीटर करना है, मतलब 20 करना है ना, तो ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो आपका स्टीफनेस का वैल्यू है वो मीटर में है, तो ये 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0.2 इसका स्क्वायर, माइनस क्या होगा आपका पॉइंट, इनिशियल कितना था 10, मतलब क्या 0.1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 500 इंटू हो गया आपका, सॉरी इंटू हो गया आपका क्या 0.04 माइनस 0.01, मतलब 0.03 है ना। तो क्या होगा 0.03 इंटू 500, तो ये आ गया आपका 15 न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन डी है आपका आंसर। फॉर सक्सेसफुली एक्सट्रूशन द मेटल शुड बी, प्लास्टिक होना चाहिए मेटल को, है ना, मेटल को प्लास्टिक रहेगा तब हम लोग अच्छे से उसको कर सकते। सक्सेसफुली एक्सट्रूशन मेटल शुड बी प्लास्टिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, किस ब्रिटल मटेरियल का कौन सा कंटेंट नहीं है, ठीक है, कंटेंट है आपका निकल नहीं है, ठीक है, टीन रहता है, कॉपर रहता है, एंटीमनी रहता है, ठीक है, निकल नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, which of the following equilibrium speed constant for all radius of rotation of the ball, अच्छा कोई भी रेडियस के लिए सेम रोटेशन रहेगा कौन सा, तो हम गवर्नमेंट के लिए ये आइसोक्रोनस गवर्नर बोलते हैं उसको। बोलते क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ द वर्किंग फ्लूइड ऑफ द इंजन टू स्विच लोड, कुछ ठीक है, लोड के अकॉर्डिंग से उसको फ्यूल सप्लाई करना है, वो कौन करता है, गवर्नर करता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका द रो ब्रेक डायनोमोमीटर इज एन एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमोमीटर। नेक्स्ट क्या है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द पोटर गवर्नर इन इक्विलिब्रियम स्पीड इज 165 आरपीएम 130, व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग गवर्नर से, तो सेंसिटिविटी क्या है गवर्नर, ठीक है, एन टू माइनस, सॉरी एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू बाई टू, मतलब क्या है, इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई इसका एवरेज, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या है 165 माइनस 135, मतलब 30 हो गया आपका, और ये 2 ऊपर चला गया, एन वन प्लस एन टू हो गया आपका 300, यहाँ पर क्या होगा 300, ठीक है। तो क्या होगा ये 10, मतलब 1/5, 1/5 मतलब 0.2, गवर्नर सेंसिटिव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द टेंसाइल टेस्ट ऑफ द माइल्ड स्टील स्पेसिमेन, द ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू द हेवी स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस लेस रहता है, ठीक है, हमारा जो स्ट्रेन का अगर हम लोग इलास्टिक जो स्ट्रेन आप देखते हैं तो कैसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक हो जाता है, लेकिन अल्टीमेट कौन सा पॉइंट में है, ये वाला पॉइंट में है अल्टीमेट स्ट्रेस। तो क्या अल्टीमेट स्ट्रेस क्या बड़ा है और ब्रेकिंग स्ट्रेस लेस है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू द अल्टीमेट स्ट्रेस, तो क्या है ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये है ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस लो है तो लेस है। अच्छा ये हटनेबिलिटी, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट है टेपरिंग बार, बार यूनिफॉर्म सेक्शन सेम लेंथ सब्जेक्टेड टू एक्सेल, बोथ बार विल बी हैव द सेम एक्सटेंशन। अच्छा अच्छा, एक टेपरिंग बार है, नॉर्मल बार सेम डायमेंशन, ठीक है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एक टेपरिंग बार है, तो टेपरिंग बार का हमारा जो डिफ्लेक्शन है तो 4 पी एल, 4 पी एल पाई क्या होता है डी वन पाई डी वन डी टू,
तो उसके वहां पर क्या रहेगा, यूनिफॉर्म के लिए डी स्क्वायर रह जाएगा, तो ये डी स्क्वायर इजिकल टू डी वन डी टू आता है, तो डी इजिकल टू क्या होगा, रूट ओवर डी वन डी। ये कुर्मी में भी है, कुर्मी में भी है, जोन में भी है और डीएस कुमार में भी है। इजी क्वेश्चन था ये, एक कुछ कुछ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ठीक है। 10% क्वेश्चन ऐसा है जो आपका 10-20% है जो इजी है, लेकिन मैथ बहुत ज्यादा था, थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है। उससे भी आपका टाइमिंग भी कम दे दिया गया, 1.5 आवर्स, पहले तो 2 घंटा दिया करते थे। व्हेन द कैम मूव्स इन ए पीरियड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैम रिमेन इज रेस्ट डबल पीरियड में, तो कैसे रहता है कैम का, ये अगर देखेंगे ये होता है ऐसे, ऐसे रहता है ना, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, और ये आपका डबल, जब कैम मूव नहीं है ना, इसको डाल दिया। द वैक्यूम एनवायरनमेंट क्रिएट इलेक्ट्रॉन बीम नहीं, ठीक है, नहीं तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। द मैकेनिज्म प्रोड्यूस द इंटरमीडिएट रोटरी मोशन फ्रॉम द कंटिन्यूअस रोटरी मोशन। देखिए यहाँ पर ये इसका आंसर हमको भी पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेकिन हम लोग कर सकते हैं कैसे, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है, ठीक है। तो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म तो वो क्या करते हैं, तो प्रोसेस को फास्ट करते हैं, मतलब क्या है, जैसे भी टाइप कर सकते हैं, मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस रोटरी मोशन को इंटरमीडिएट रोटरी मोशन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये बोलते हैं विदाउट क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्वाड्रेटिक मैकेनिज्म या आपका क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, इलिप्टिकल भी है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे हम लोग एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम, कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, the temperature of the source and the sink of the heat engine is 127 degree and 70 respectively. An inventor claimed that the efficiency of the engine is 26%. अच्छा, तो हम लोग कार्नोट एफिशिएंसी निकालेंगे। कार्नोट एफिशिएंसी हम लोगों को क्या पता है, कार्नोट एफिशिएंसी है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, तो T1 माइनस T2 127 माइनस 27 मतलब हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाई T1, T1 कैसे हो गया आपका 127 प्लस 273, क्योंकि हम लोग केल्विन में लेके जाएंगे, 127 प्लस 273 केल्विन में लेके जाएंगे, तो क्या हो गया आपका 100 बाई 400, तो आपका होगा 114 तो 100%, 25%, तो कार्नोट एफिशिएंसी आ रहा है 25%, ठीक है। ये कार्नोट, तो कार्नोट एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी, उसके ऊपर तो एफिशिएंसी नहीं हो सकता, लेकिन वो बोल रहे 26%, तो इट इज इम्पॉसिबल। की वजह से द फ्लैट पिवोट बियरिंग, फ्लैट पिवोट बियरिंग, आप लोग फुट स्टेप बियरिंग को फ्लैट पिवोट बियरिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बोलेगा सी, ठीक है, फुट स्टेप बियरिंग को हम लोग फ्लैट पिवोट, व्हिच इज सिमिलर टू गार्डन ट्यूब, प्रेशर गेज मे बी कॉल्ड बाय। तो गार्डन ट्यूब कैसे काम करता है पता नहीं, प्रेशर रहता है उसमें, एनुलर आपका लिंक रहता है, उसके ऊपर प्रेशर जाएगा तो क्या वो डिफ्लेक्ट होता है, वहां पर एक आपका एक लिंक लगा रहता है जो वो गियर को मूव करेगा, जैसे वो ट्यूब कैसे है, तो प्रेशर के हिसाब से वो सीधा हो जाता है, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर फ्रिक्शन रहेगा तो क्या करेगा, वो फ्रिक्शन के लिए वो पिन में तो डिफ्लेक्ट होने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द सॉफ्टेस्ट मटेरियल, सॉफ्टेस्ट मटेरियल यहाँ पर क्या है, ये देखो क्वार्ट्ज तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपका सिलिकॉन ऑक्साइड है, इसका एक आपका पार्ट है, तो वो नहीं हो सकता। जिप्सम, जिप्सम है, हो सकता है, ठीक है, ये हमको भी देखना पड़ेगा, 100 वाला क्वेश्चन मैं भी क्या बोलते हैं कंफ्यूज है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है। मैक्सिमम हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर कर दिया है, ठीक है, ये मैक्सिमम यहाँ पर मैथ आया है, तो थोड़ा क्वेश्चन हार्ड टू मॉडरेट नहीं बोलेंगे, ठीक है, हार्ड ही था, क्योंकि देखिए थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट से कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, जहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स से बहुत सारा क्वेश्चन आता था पहले। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और कुछ मैकेनिकल रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग रट्टागन से यूट्यूब चैनल में जुड़ सकते हैं, रट्टागन से यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।